ओके जी। अच्छा, कल एक चीज मेरे लेक्चर के बाद जहन में आई थी। वो मैंने पहले वो आपको बता दूं, फिर उसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस तरह से जब आप लोग यहाँ पर ड्यूटी देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल एक ड्यूटी आ रही होगी, ये 4,60,000। लेकिन ये ड्यूटी इस तरीके से नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ये ड्यूटी गलत आती है। ड्यूटी इस तरीके से होगी कि मिसाल के तौर पर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका इंपोर्ट वैल्यू ऊपर जो आ रही है वो 14,33,241 आ रही है। ये आपकी इंपोर्ट वैल्यू है, टोटल वैल्यू जो है। ठीक है, इसके अंदर जमा होगा 2%, सॉरी 1% लैंडिंग चार्जेस। ये अमाउंट क्या हो गई? इस अमाउंट के अंदर जमा होगा 1% आपका इंश्योरेंस, मिनिमम इंश्योरेंस। इसके अंदर जमा होगा आपका, मिसाल के तौर पर कस्टम ड्यूटी जीरो है ना। अगर हम समझने के लिए मिसाल ले लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी 10% है, तो इस अमाउंट के अंदर जमा होगा 10% कस्टम ड्यूटी। जमा इसके अंदर जमा होगा 18% सेल्स। इसके अंदर जमा होगा 12% इनकम टैक्स। और फर्दर ऑन जितने टैक्सेस नीचे होंगे, एडिशनल टैक्सेस और ये वो। ठीक है, ये इस तरीके से ड्यूटी एक्यूरेट बनती है। जो यहाँ पर ये दिखा रहे होते हैं ड्यूटी, वो सीधी सीधी दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब हम इसको क्लियरेंस के लिए भेजते हैं तो जो ड्यूटीज हमारी निकलती हैं वो इस तरीके से निकलती हैं। इस तरीके से ड्यूटी जब आपने अपनी किसी भी चीज़ को वो करना है, मैयर करना है या आपने उसका हिसाब लगाना है, तो उसकी ड्यूटी आपने इस तरीके से बनानी है। ओके जी। ये ना कल जब लेक्चर हो गया था ना, उसके बाद मेरे जहन में आया था कि यार ये तो मैंने बताया नहीं कि ड्यूटी असल में कैलकुलेट कैसे होती, क्योंकि आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो बाद में आपका वो फर्क आएगा। ठीक है, और इसके अलावा थोड़े से चार्जेस और होते हैं। वो फिक्स चार्जेस होते हैं, जैसे जो फ्रेट फॉरवर्डर है उसके हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, कार्गो गेट पास के हल्के फुल्के कुछ चार्जेस लेते हैं। फिर वहाँ पर अगर आप सामान थोड़ी देर रखते हैं पोर्ट पे अपना, तो वो थोड़ा रेंट चार्ज होते हैं। इस तरह से वो 4-5 चार्जेस होते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स, वो आपको टोटल करके बता देते हैं। तो वो भी फिर आप इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। वो किसी के 10,000 होते हैं, किसी किसी पास के 2,000, किसी के 5,000, इस तरीके से। तो सारी पोर्ट्स के डिफरेंट होते हैं वो। तो ये ड्यूटी जो कैलकुलेशन हम करते हैं, इसका रेट का असल तरीकाकार ये होता है। इस तरह से करेंगे तो वो फिर आपकी एग्जैक्टली उसी तरीके से आएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको दिखानी थी। वो अभी आज मुझे मेरे ऑफिस से एक पेपर आया है, तो उसमें मैंने वो चीज़ एक देखी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी मैं दिखाऊं। ये जीडी है हमारी कंपनी की। ठीक है जी। ये चाइना से हमने कुछ पार्ट्स मंगवाए थे, तो ये हमारा जो एक्सपोर्टर है, उसका ये नाम लिखा हुआ है कोडिंग एंड मार्किंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंपोर्टर जो है वो शहजाद ग्लोबल टेक एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, एक दूसरी कंपनी है मेरी, वो है ये। ठीक है, हमने ये उसका मंगवाया था, ये तो जीडी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आके देखिए। हमने इसकी जो वैल्यू डिक्लेयर की, हमने इसका $12 वैल्यू डिक्लेयर की एक यूनिट की। लेकिन कस्टम ने उसको असेस्ट किया $27 पे। उन्होंने कहा कि इस पार्ट्स की हमारे पास जो प्राइस है वो मिनिमम $27 है। ये डिक्लेयर वैल्यू के हिसाब से रेट बना, ये असेस के हिसाब से रेट बना। तो हमें जो
उन्होंने ड्यूटी चार्ज की। ये देखें, असेस यहाँ पर आ रहा है ये प्राइस। तो उन्होंने हमें ड्यूटी जो चार्ज की वो असेस वैल्यू के ऊपर की। जो आज ही मुझे पेपर मिला है हमारे एक चीज़ों का, वो कुछ सामान मैंने लेकर जाना था। तो एयरपोर्ट के लिए फिर मैंने ये जीडी मंगवा ली कि वो तंग ना करें। उसके सैम्पलिंग के लिए कुछ पार्ट्स इसमें थे, वो ठीक नहीं आए, उनके साइजेस ठीक नहीं थे, वो मैंने चेंज करवाने हैं वहाँ पर जाके। ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, तो इस तरीके से फिर वो असेस वैल्यू चेंज हो जाती है, वो फिर कस्टम के पास जो होती है वो उसको उस हिसाब से फिर वो करते हैं। अच्छा, एक और आपको चीज़ दिखाऊं, ये देखो। हमने जो इसका शिपिंग टर्म रखा वो एफओबी रखा, इसलिए कि मुझे पता था चाइना के अंदर मैं हर चीज़ खुद मैनेज कर लेता हूँ। तो उनसे एफओबी हमने ले लिया और मैंने कहा कि वो फलां जगह पे सिर्फ भिजवा दो, आगे से खुद ही मैं सारी शिपिंग जो है वो अरेंज कर लूंगा। तो मैंने कहा चलो ये मेरे एक नई चीज़ सामने आई थी, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूं। अच्छा शहजाद साहब, ये पेमेंट विदाउट एलसी है, तो पेमेंट मोड आपका क्या है इस मैंने जीडी में? मैंने डायरेक्ट टीटी करवाई थी ना पेमेंट, इतनी छोटे पेमेंट के लिए मैं एलसी थोड़ी ओपन करेंगे हम। तो इसमें जीडी में सिर्फ एलसी और विदाउट एलसी ये मेंशन करते हैं, जी बाकी जी, डीडी जीडी के अंदर आपने सिर्फ ये बताना होता है कि पेमेंट आपकी एलसी के साथ ਉਸ गई ਤੋਂ है कि ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ विदाउट। ਕਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ। तो अगर मैं अगर आपकी पेमेंट विदाउट एलसी है तो यहाँ पर सिर्फ आपका आता है विदाउट एलसी, क्योंकि इसके साथ हमारा आई फॉर्म लग जाता है ना, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसका आई फॉर्म के अंदर फिर हम कस्टम को बता देते हैं कि जी टीटी लगी थी। जीडी के अंदर बताने की अच्छा, जरूरत नहीं, क्योंकि एक जीडी का एक ताल। मैं कल मैं एक जीडी देख रहा था, उसमें ये था कि एक तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है ये एलसी नंबर होता है, क्या होता है? एक और था जो एलसी, जो कॉलम 19 है और कॉलम 18 है, इसमें आप देखें तो एलसी डीडी नंबर एंड डेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हम फॉर्म आई को ही कहते हैं, सही। जिसके अंदर हमने बैंक को बताना होता है कि हम किस पेमेंट मेथड के थ्रू कौन सी चीज मंगवा रहे हैं। और अगर हमने एलसी ओपन करवाई हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही आपका एलसी नंबर फिर लग जाता है। नहीं तो हम उसमें टीटी या जिससे भी हमने किया होगा, जो जो भी पेमेंट मेथड हमारा होगा उसके अंदर वो लग जाएगा। क्योंकि ये मैंने टीटी लगवा के वो किया हुआ है, तो फिर जीडी में यहाँ पर विदाउट एलसी वो मेंशन होता है, क्योंकि अगर एलसी के साथ हो तो फिर यहाँ पर एलसी और एलसी का नंबर आ जाएगा साथ। सही। नहीं, वो कल मैं एक जीडी देख रहा था, वैसे ही मुझे लगा कि मतलब पूछना चाहिए ये चीज जो है। हाँ नहीं, अच्छा किया तो आपने। जो सही है। जो फॉर्म आई होता है ना, जो फॉर्म आई वो भी मैं हम्म, कोशिश करूंगा ऑफिस से लेटेस्ट मंगवा के ना, फॉर्म आई भी आपको दिखा दूंगा। वो सिंपल फॉर्म जैसे मैं फॉर्म ही दिखाया था मैंने आपको, तो फॉर्म आई जो होता है हम्म, उसी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन ये है कि हमने कस्टम को प्रूव देना होता है कि हमने जो पेमेंट लगवाई है, जो फॉरेन ट्रेड की है, उसकी रीजन क्या है, क्यों लगवाई है। तो वो हमने वो प्रूफ देना होता है कि जी हमने ये चीजें मंगवाई हैं, ये हमारा वेंडर है, ये हमने पेमेंट लगवाई है, हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसको उसको एफआई कहते हैं, फॉर्म आई। सही। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस और डिफरेंट मेथड और डिफरेंट किस्म के जो इदारे हैं उनकी हम हिरारकी को समझेंगे। सबसे पहले हमने ये समझना है कि इंटरनेशनली और नेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हिरारकी क्या है। हिरारकी का मतलब ये होता है कि नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक जो जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो क्या हैं। सो इंटरनेशनल ग्लोबल जो ट्रेड है उसकी हिरारकी ये है कि ये तीन इदारे हैं इंटरनेशनली, जिसमें मेजरली इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये तीन इदारे हैं। इन तीन इदारों में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो आईसीसी इज द टॉप प्लेयर। दुनिया के अंदर जितनी ट्रेड है उसका जो रिस्पॉन्सिबल है हर एतबार से वो आईसीसी है। ठीक है, इंटरनेशनल जो चैम्बर है। अब इंटरनेशनल चैम्बर जो है वो रूल्स बनाता है। हमने जब एलसी को डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया कि एलसी यूसीबी 600 के अंदर रूल के अंदर फॉल करती है।
जो दूसरे पेमेंट मेथड हैं जैसे कलेक्शन रूल्स हैं, डीपी है, वो यूआरसी 522 में फॉल करती है, बैंक गारंटी। तो कहने का मकसद ये है कि ये आईसीसी डिसाइड करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स क्या होंगे। ये सिर्फ आपको हायरार्की समझा रहा हूँ ताकि आप लोग के जहन में हो कि हायरार्की क्या। आईसीसी का क्या रोल होता है? लेट सपोज आपका आपके इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस ट्रेड का अ, जो केस जाता है वो जाता है आपकी चैम्बर में, और फिर अपनी चैम्बर के थ्रू वो केस जाता है इंटरनेशनल चैम्बर में, और वहां पर डील होता है। और इंटरनेशनल चैम्बर जो होता है वो जामन होता है दो कंट्रियों की ट्रेड के दौरान। कुछ भी चीज ऊपर नीचे हो तो वो इन रूल्स के तहत जो है फिर उसको सॉर्ट आउट करवाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईसीसी के बनाए रूल्स को ही प्रमोट करता है और उसको कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो ये सर्टिफाई करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस क्वालिटी की और किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। इसी तरह से अब हम पाकिस्तान की हायरार्की को समझते हैं। पहले हमने इंटरनेशनल देखा, तो इंटरनेशनल में मैंने आपको बताया जो टॉप का इदारा है वो आईसीसी है, जो ये तमाम चीजें सेटल्ड करता है। अच्छा, पाकिस्तान में दो इदारे हैं। पहला इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पॉलिसी बनाती है कि पैसे की, फॉरेन रेमिट की ट्रेड कैसे होगी, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस से इंस्ट्रक्शंस ले रही होती है? आईसीसी से या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पॉलिसी बना के वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने के लिए देती है स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक निजी तौर पर वो पॉलिसी पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट करवाने के लिए आगे अपने बैंक्स को या अपने पार्टनर्स को दे देता है। ठीक है, एक हायरार्की तो ये है। दूसरी हायरार्की है ये कि पैसे की रद्दोबदल तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बना ली और अपने नीचे पार्टनर्स स्टेट बैंक और बैंक्स के थ्रू काम करवा लिया। और जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट की हायरार्की है उसको कौन सेट करता है? तो उसमें सबसे पहले इसका जो ऑनर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रूल बनाती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है वो सबसे पहले एफबीआर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल देती है एफबीआर को। एफबीआर के नीचे जितने सब डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कस्टम आ सकता है, उसमें डिफरेंट जो रेगुलेशंस डिपार्टमेंट हैं वो आते हैं। उन रेगुलेशन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट नीचे से जो करता है वो चैम्बर्स करते हैं ट्रेड के अंदर, और लोगों के दौरान उनकी सारी इंफॉर्मेशन को पैनिट्रेट्स करते हैं। और चैम्बर जो है लोगों का, किसी भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर का फर्स्ट कनेक्शन बनता है। और इसी के थ्रू आप ऊपर जाते हैं कंप्लेंट लेके। मिसाल के तौर पर आपको एफबीआर की किसी पॉलिसी से प्रॉब्लम है किसी ट्रेडर को, तो वो अपने चैम्बर में उसकी एप्लीकेशन फॉल करता है, यानी चैम्बर के थ्रू करता है। ठीक है, और फिर यहां से एप्लीकेशन मूव होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उस रूल के ऊपर अ, उसको ठीक समझती है या उसको चेंज करती है प्रोडक्ट की हायरार्की में। इसी तरह से इसका एक और पिलर होता है, इसको हम आईपीओ कहते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट के राइट्स के एतबार से एक इदारा होता है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने रूल्स रेगुलेशंस बना के स्टेट बैंक को देती है, स्टेट बैंक दे देता है नीचे बैंक्स को, और बैंक्स के साथ ट्रेडर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। जिसमें जैसे यहां पर चैम्बर्स के साथ ट्रेडर डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। सो दोनों चीजों को आपने बड़ी क्लैरिटी से समझना है, बड़े आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि दो चीजें होती हैं ट्रेड के अंदर, एक पैसा होता है, एक गुड्स होता है। पैसे की रद्दोबदल को कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके नीचे कंट्रोलर इदारे कौन से हैं? स्टेट बैंक और बैंक्स। प्रोडक्ट की रद्दोबदल को कौन देख रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसके नीचे इदारे कौन से हैं? एफबीआर, चैम्बर्स। यहां पर
जब बैंक्स के साथ आपका ताल्लुक बन जाता है तो जो इस बात में समझाने वाली बात है वो ये है, ट्रेडर का अकाउंट ओपन होगा किसी भी कमर्शियल बैंक में, HBL, MCB, UBL, मीज़ान, बैंक अल हबीब, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करें ट्रेड के लिए तो आप हमेशा इस्लामिक बैंक को चूज करें। इसलिए कि जब LC ओपन करते हैं या हम वैसे पेमेंट्स लगवाते हैं, तो हमने पेमेंट्स वाले लेक्चर में ये देखा था कि बैंक उसके ऊपर चार्जेस लेता है कुछ ना कुछ। इस्लामिक बैंक्स की जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं ना उन पेमेंट्स को लगवाने के एतबार से, उसके अंदर ये जो उसूल तय करते हैं वो कम से कम शरई करते हैं। यानी ये उस सर्विस के बदले आपके पार्टनर बन जाते हैं कि हमारा ये पार्टनर बन गया है, इस चीज की ये तिजारत कर रहा है, इसके ऊपर हम इसको ये इसके सर्विस देंगे और हम इस पार्टनर से इतने परसेंट उसके ऊपर प्रॉफिट ले लेंगे। लिखने के एतबार से देखो, अल्टीमेटली तो ये सारे बैंक किसी ना किसी जगह पे जाके स्टेट बैंक से ही कनेक्ट होते हैं, जो कि सूद के ऊपर चल रहा है। बट अब हम इससे निकल नहीं सकते, तो सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे नजदीक ये मेरे जमीर की एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फिर ये करता हूँ कि कम से कम लिखने के एतबार से दिल को तसल्ली देने के लिए, जब वो ये कह देते हैं कि हमने अब इसको जैसे ये दो दो टर्म्स यूज होती हैं अमूमी तौर पर इस्लामिक बैंकों में। आपने इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट्स करनी हो तो वो मुराबा और वकाला बेस्ड पेमेंट्स यूज करते हैं। तो वो जो लिखने के एतबार से टर्म्स बनाते हैं ना, वो कम से कम इस्लामिक बन जाती है। एक तो चीज आपको ये बतानी थी। अच्छा, दूसरी आपको चीज ये बतानी थी, जब आप सब लोग फ्री हो तो ये एक बैंक को आपने सर्च करना है। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्पेशल बैंक बनाया गया है एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को फैसिलिटेट करने के एतबार से। आपको याद होगा पेमेंट्स वाले लेक्चर में मैंने एक बात कही थी कि जब आपकी कंफर्म LC आपके बैंक में आ जाती है, ये बड़ी जरूरी बात मैं करने लगा हूं। जब आपकी कंफर्म LC आपके बैंक में आ जाती है तो आप, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं कि हमारे पास अगर कैपिटल इन्वेंट्री के पैसे नहीं भी होंगे तो हम अपना ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। किस बेस पे? कि आपके बैंक में कंफर्म LC आ गई, आप बैंक को कहते हैं कि यार ये कंफर्म LC आ गई है जो तुम्हारे पास है, तो आओ मिल के ये ऑर्डर पूरा करते हैं। कैपिटल इन्वेंट्री पे पैसे आप लगा लो, जो प्रॉफिट आएगा उसमें मुझे बताओ, परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। तो वो जो फाइनेंस कर रहा होता है बैंक आपको उस एक डील के अगेंस्ट, उसके पीछे जो मेजर बैंक पाकिस्तान का खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये बैंक रूल बनाता है कि इंपोर्टर को हम किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं और एक्सपोर्टर को हम किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो इसको आप देखिएगा, अपने फ्री टाइम में इनके प्रोडक्ट्स देखिएगा, इनके सॉल्यूशंस देखिएगा, इस साइड को पढ़िएगा और आपको बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें मिलेंगी। जैसे इनका ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस है फॉर एक्सपोर्टर्स फॉर कमर्शियल बैंक्स। सो ये पीछे खड़ा होता है। तो बैंक आपके साथ जो डील कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर भी मैंने एक की लिखा हुआ है, इंपोर्टर फाइनेंस और एक्सपोर्टर पेमेंट्स, तो उसके पीछे ये वाला बैंक पॉलिसी बना के बैंकों को फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है? तो बैंक आपको पैसे दे देता है, आप अपना इन्वेंट्री पूरी करते हैं, ऑर्डर क्लियर हो जाता है, LC रिलीज होती है, बैंक अपने पैसे काटता है, सबसे पहले अपनी प्रॉफिट काटता है और आपको बाकी पैसे अदा कर देता है। सो इस तरीके से आपको फाइनेंस मिल जाता है बैंक से, और ये बड़ा आसान प्रोसीजर है। ठीक है जी, इसमें बैंक्स वाले इसमें पढ़ने और समझने के एतबार से इससे ज्यादा और कोई चीज नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो मेन प्रोडक्ट के एतबार से आपका इदारा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बड़ी मेहनत कर रखी है और करते हैं अपने एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को प्रमोट करने के लिए,
खास तौर पे एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए। आप लोग जब फ्री होंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे एक लिखा होगा मिशन अब्रोड, उसका ही टाइटल होगा पाकिस्तान ट्रेड मिशन अब्रोड। वैसे तो पूरी साइड को देखिएगा, सर्च कीजिएगा। अफगानिस्तान से लेके पूरी दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं जिनका दुनिया में है नाम, यूएसए तक, आपको हर मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ट्रेड मिशंस मिलेंगे। इन मिशंस का क्या काम है? एक्सपोर्टर को डाटा देना, एक्सपोर्टर को इंस्पेक्शन के एतबार से फैसिलिटेट करना, एक्सपोर्टर को वहां से उनके इंपोर्टर या उन कंपनीज के साथ कनेक्ट करवाना, वहां के जितने लोग हैं, जितनी वहां की चैम्बर्स हैं, उनका डाटा देना। ये मिशंस आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे आज भी याद है, शुरू शुरू में हर मिशन की यहाँ पर जो है वो ईमेल भी है और उनका कांटेक्ट भी है। मुझे याद पड़ता है शुरू शुरू में ना हमें कुछ यूएसए के अंदर काम था, तो ये देखें यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एतबार से डिफरेंट मिशंस बैठे हुए हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इनको जो ये ईमेल्स हैं इसके ऊपर ईमेल की प्रोफेशनली अपनी कंपनी से। हमने कहा हम नए एक्सपोर्टर हैं, हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो आपके यहाँ पर जो लोग भी कंसर्न्स इस डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं उनको इस प्रोडक्ट के एतबार से बताइएगा कि वो डाटा हमें दे ताकि हम उन कस्टमर्स को डील कर सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हमारी बड़ी हेल्प की थी। उसकी रीज़न ये है कि ये ट्रेड डिपार्टमेंट्स, ट्रेड मिशंस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पैसे पे पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं पाकिस्तानी एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए। इनकी ईमेल, इनका आपकी ईमेल का जवाब देना ऐसे ही है कि जैसे अपनी नौकरी को जस्टिफाई करना। अगर इस ईमेल पे कोई जवाब आपको नहीं मिलता, ये ठीक तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनसे पूछती है कि भाई आपको भेजने का मकसद क्या है। ये एम्बेसडर्स नहीं है, इनका एम्बेसियों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये खास तौर पे बंदे पॉइंट हैं इन जगहों पे आपके ट्रेड मिशंस को देखने के लिए। इसी तरीके से आप इनसे, अगर आप इंपोर्टर हैं तो आप उस किसी कंपनी से डील कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का डाटा इनको भेज के वो भी तस्दीक करवा सकते हैं कि सर इस कंपनी के बारे में वहां से बताइए, ये कंपनी ठीक है कि नहीं ठीक। सो ये बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो पूरा डाटा देखें यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सबसे पहला जो बताने वाली चीज है वो एक ये नंबर वन। नंबर टू, अच्छा ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट बैंक जो पॉलिसीज बनाता है एक्सपोर्ट के एतबार से वो SRO 544 में फॉल करती है। जो इंपोर्ट पॉलिसी बनती है वो 555 में बनती है। इनका SRO है, इसके अंदर इसके वो रूल आते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, दूसरा सबसे मेन जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की नेकी है हम लोगों पे, वो टिडैप है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने टिडैप का डिपार्टमेंट बनाया है खालिस्तान पाकिस्तान के एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए। इस साइड को भी बिल्कुल खंगालिएगा, पूरा खंगालिएगा इस पूरी साइड को ना, हर चीज देखिएगा। मोटी मोटी चीजें मैं आपको बताता हूँ। किसी भी मुल्क के अंदर कोई एक्सपो लगी है, उस एक्सपो में आपने अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करना है तो आप टिडैप के थ्रू करते हैं, ये आपको फैसिलिटेट करते हैं। किसी भी मुल्क का वीजा चाहिए आपको वहां पर जाने के लिए, टिडैप उसके अंदर फैसिलिटेट करते हैं आपको। किसी भी कंट्री के जो इवेंट्स होते हैं उनकी डिटेल्स अपने ये टैब के ऊपर रखते हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं।
अच्छा जी, अभी इनके लगे हुए हैं शोज। सबसे पहला जो इन्होंने लगाया है वो इवेंट लगा हुआ है यूएसए के अंदर। एक एक्सपो हो रहा है फरवरी के अंदर 2026 में। इस इवेंट की लास्ट रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 12 दिसंबर है। अब आप इस इवेंट को यहाँ से क्लिक करें। इसके अंदर इसका पूरा डाटा होगा, किस डिपार्टमेंट का है, कौन सी प्रोडक्ट का है, अगर आपको लगता है कि आपके उसमें है। अच्छा, देखते भी हैं चलो। अच्छा, वैसे आप लोगों ग्रुप में से कोई बंदा, अब ये देखें, दो दो प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का है और लेदर प्रोडक्ट्स का है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे ही रैंडमली आप में से कोई बंदा ये बताए कि यूएसए का वीजा अगर आप लोगों ने लगवाना हो तो कितने का लगेगा इस टाइम पे। वैसे मुझे कोई अंदाजन कोई बंदा तुक्का मारे। जो जो मेरे ख्याल में 55,000 है आस पास। जावेद भाई, वो तो 55,000 लीगल फीस है ना। मतलब वीजा एप्लीकेशन फी है, हम्म। उसके बाद इंटरव्यू होता है तो एक्सेप्ट हो गया तो वीजा आ जाएगा, इतनी है। हाँ, जो इस वक्त यूएसए के अंदर जो डन बेस के वीजे लग रहे हैं ना, वो तकरीबन 50 लाख रुपए का वीजा लगता है यूएसए का। नहीं, वो डन बेस विजिट नहीं होते ना। ये अगर इस शो में बंदा जाए तो वो तो बिजनेस वीजा लेगा, मतलब B1 B2। B1 B2 भी तो 5 साल का लगता है ना। लगता तो 5 साल, उसमें इंट्री जो है मेरे ख्याल में उसमें 3 मंथ है या 30 डेज है, आई एम नॉट श्योर। नहीं, लेकिन B1, सिंगल स्टे उतना हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, B1 B2 लगता 5 साल का वीजा है और मल्टीपल एंट्रीज में लगता है, सिंगल एंट्री में नहीं लगता। पहली बार आप इसी शो में, इसी एग्जीबिशन में वेल, जाते हैं। एंट्रीज तो मल्टीपल होती है, लेकिन सिंगल एंट्री में स्टे आप लिमिट। हाँ, वो चूंकि और विजिट फिर है। बाकी हाँ, वो आपकी बात ठीक है। चूंकि विजिट है तो वो डिपेंड करता है कि सिंगल एंट्री में आप 60 दिन वहां पे रह सकते हैं, 45 रह सकते हैं कि 90। बट समझने की बात यह है कि यूएसए में आपने अपनी प्रोडक्ट को एक्सपो करना है तो टिडैप आपको हेल्प करता है। अब जैसे 7,60,000 इन्होंने पार्टिसिपेशन फीस रखी है, इस पैसों के अंदर ये आपको वहां से इनविटेशन मंगवा के देते हैं और आपका वीजा पेस्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट अगर इस कैटेगरी में फॉल करती है इन डेट्स में, जैसे अब दूसरा, ये इस्तंबुल के अंदर एक्सपो लग रहा है 25 अप्रैल में। ठीक है, ये कनाडा में लग रहा है। शहजाद साहब, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन है, चूंकि ये स्पेसिफिकली है तो मैं उस हवाले से पूछूंगा कि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं B1 B2 के लिए, हम्म। तो नॉर्मली 12 to 16 मंथ्स जो है वो अपॉइंटमेंट की वेट टाइम होता है। तो हम्म। ये अपॉइंटमेंट में तो हेल्प नहीं कर सकेंगे ना। अब ये फरवरी 2026 में है, तो फरवरी तो बहुत करीब है, वो 3 महीने में है। तो फिर अपॉइंटमेंट का क्या, इसमें भी वो ये फैसिलिटेट करते हैं या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल मेन मकसद ये है, यही से आप समझें कि अगर आपको एक बंदा नॉर्मल अप्लाई कर रहा है और एक साल उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो अगर टिडैप आपको खुद हेल्प करे वीज़ा लगवाने में, टिडैप के थ्रू वीज़ा लगे तो फिर कैसे है। और ये फौरन लगते हैं वीज़े, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। हम्म, टिडैप हम्म। जो है ये गवर्नमेंट का इदारा है, कॉमर्स का इदारा है। तो टिडैप हेल्प करता है उसको। तो आपके अगर वीज़ा नहीं तो लगता यहाँ तो पे जाने के लिए अब कोई भी अप्लाई कर सकता है कि कोई इसमें कोई होनी चाहिए कितनी उसकी मतलब like, कितना रेवेन्यू बना हुआ है, कोई इस तरह का भी इसमें लाइक रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, नहीं, अगर कोई भी जो भी मैं इम्पोर्टर आपको एक्सपोर्टर बताता हूँ। छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का कोई भी कर जी, मैं आपको बताता हूँ शबीज भाई, इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने पहले बिजनेस कितना किया हुआ है। ये नहीं होती। लेकिन ये रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, आपकी कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो, उसमें आप हो, आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग हो, कोई प्रोडक्ट आपने जाके शो करनी है, उसकी सर्टिफिकेशन पूरी हो, ये सारी चीज़ें नेसेसिटी होती है। पीछे कितना काम किया हुआ है उससे इनको कोई गर्ज नहीं होती। ठीक है, कहीं से तो एक्सपोर्टर ने स्टार्ट लेना है ना, तो वो टिडैप हेल्प करता है उसको। और इन्हीं के थ्रू वीजा लगते हैं, और अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आपको पार्टिसिपेशन फीस होती है, वापस मिल जाती है। फिर इसी तरह से ये कनाडा में हो रहा है, टर्की में अगेन, श्रीलंका में हो रहा है। अभी मैं, मेरी जो फ्लाइट है उसमें श्रीलंका में मैंने अपना स्टे भी रखवाया हुआ है। मुझे अभी ईमेल भी आ गई थी वीजे की। सो सेकंड, मिनिस्ट्री, फर्स्ट हमने क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने डायरेक्ट मिशंस भी उठाए हुए हैं मुल्कों में।
सेकंड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने टिडैप किया, पूरा एक डिपार्टमेंट अलग बना दिया, जिसका हमने कल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी पढ़ा था, जिसके जिससे मिलता है। और उसके अलावा उसका मेन काम ये होता है कि वो एक्सपोज में आपको लेके जाता है, आप इन एक्सपोज में अपनी प्रोडक्ट को वो कर सकते हैं। फिर टिडैप ने बहुत सारी रिपोर्ट्स अपनी साइट के ऊपर रखी हुई हैं, जिनको आप अगर पढ़ें, जैसे बिजनेस प्लान अगर आपने 25-26 में करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो नए रूल्स इन्होंने यहाँ पर कोई बताए होंगे, नई चीज़ें की होंगी। सो ये बहुत हेल्प करता है टिडैप का डिपार्टमेंट आपको। ये खालिस्तान एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पैसा लगाया हुआ है इसके ऊपर। आपको मार्केट रिपोर्ट्स मिलेंगी, आपको पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छा, नंबर 3, अब क्या किया टिडैप ने अपना एक कंप्लीट पोर्टल बना दिया है। इसको जब हम सेलिंग सेलिंग लेक्चर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डील करेंगे, बट अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टिडैप का काम क्या है। तो जैसे दूसरी दुनिया में ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं और वहां पर फिर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो टिडैप ने पूरा एक B2B प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके ऊपर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स अपना प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं और यहाँ से उनको ऑर्डर्स भी मिलते हैं। और टिडैप के थ्रू जितने भी एक्सपोज होते हैं, टिडैप उन सारे एक्सपोज में इस B2B पोर्टल की मार्केटिंग करता है। तो इसके ऊपर बड़ा अच्छा खासा जो फॉरेनर कस्टमर है ना वो आता है। तीसरा टिडैप का काम ये है, ठीक है। और इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारी मिलेंगी, जिनमें आपको पढ़ने के एतबार से, सीखने के एतबार से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। फिर शहजाद इसी साहब, इसमें ये जो आपने बताया ये B2B, इसमें एक्सपोर्ट के हवाले से डिफरेंट लोगों की चीजें होती हैं, जिस तरह एक कैटलॉग होता है। हाँ, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइड को। अभी सिर्फ आपको वैसे बता देता हूँ कि जैसे अली बाबा साइड है ना चाइना की, तो हम उसके ऊपर जाते हैं जी। और चाइनीज सप्लायर्स ने अकाउंट बनाया तो हम उनको ऑर्डर करते हैं। और वो तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए टिडैप ने ये B2B एक साइट बनाई है। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वो जब हम सेलिंग वाले लेक्चर में जाएंगे तो इनको दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ टिडैप का आपको मैं रोल बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आपके लिए क्या क्या प्ले कर रही होती है। फिर इसी तरह से तो इंटरनेशनल लोगों को ये फैसिलिटेट करते हैं, अगर पाकिस्तान में आके उन्होंने बिजनेस करना है। तो आप इस पूरी साइट को आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है, देखना है, समझना है, इनके काम शाम चीज़ें सब कुछ कि ये क्या करते हैं। ये मेन इदारा है टिडैप, जो पाकिस्तान में आपको एक्सपोर्टर को सपोर्ट करता है। सो ये दो अलग से पूरे डिपार्टमेंट दे दिए हमें, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। उसके बाद हमारा FBR, एवरीवन नोज अबाउट दैट, कि आपको जो नॉर्मल इंडियन रजिस्ट्रेशन हैं उसमें फैसिलिटेट करता है टैक्स कैटेगरी में लाने के लिए। और फिर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में आप लोग जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसके बगैर आपका लाइसेंस नहीं बनता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। सो वो हमें FBR इदारा सारा करता है। देन जो हमने ड्यूटी स्ट्रक्चर पढ़ा, वो हमें FBR का इदारा दे रहा होता है, जो उसका निजी इदारा कस्टम है। सो इस इदारे का काम ये है। पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में हमने देखा है कि एक। अब हम बात करते हैं चैम्बर्स के ऊपर। हमने बात की ऊपर सबसे पहले कि चैम्बर आपको, जो इंटरनेशनल चैम्बर है, इंटरनेशनल चैम्बर आपको फैसिलिटेट करता है जब आपका कोई मसाइल बनते हैं या कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। तो वो जो वहां पर केस जाता है वो आपके लोकल चैम्बर के थ्रू जाता है। सो लोकल चैम्बर आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए चैम्बर जाना पड़ता है। चैम्बर के अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहीं से नहीं बन पाता। सो पहला जो काम है चैम्बर का, वो आपको ये सर्टिफिकेट देना है। और ये सर्टिफिकेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत नेसेसिटी होता है। अगर किसी, आप एक्सपोर्टर हैं, आपके इंपोर्टर ने आपसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा है, तो वो आपको चैम्बर से ही मिलेगा। और अगर आप उसको नहीं दे रहे तो हो सकता है वो आपका क्लाइंट भी लूज हो जाए। सो फर्स्ट ये। सेकंड चीज, आप एक एक्सपोर्टर हैं और आप अपने मुल्क में चैम्बर में ही रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी बिजनेस वेरिफिकेशन ही नहीं है,
दूसरी दुनिया का इंपोर्टर आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा? ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आप अपने चैम्बर में ही नहीं है, तो आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो डिफरेंट किस्म की एसोसिएशंस हैं, नेटवर्किंग हैं, ट्रेड के लोग हैं, उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपके बिजनेस के एतबार से जो इनसाइड मार्केटिंग है वो कैसे प्ले करेंगे? सो एक्सपोर्ट के लिए आपको तीन चीजें हमने डिस्कस की। एक्सपोर्ट के लिए नंबर वन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नहीं है, आप किसी भी जगह पे एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकेंगे, नेसेसिटी पेपर होता है ये, तो उसके लिए चैम्बर जाना पड़ता है। सेकंड, आपको बिजनेस वेरिफिकेशन रखने के लिए, प्रूफ देने के लिए, इंपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए और ट्रस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन। और थर्ड, नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। हमने बात की, चैम्बर आपको बिजनेस वीजे के एतबार से बहुत सपोर्ट करता है। चैम्बर का रिकमेंडेशन लेटर लगता है। चैम्बर की अगर आप वेबसाइट यहाँ पर सर्च करें तो उस वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर चैम्बर के अंदर, लास्ट टाइम मैंने अपनी ईमेल दिखाई कि चैम्बर जो है वो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बाकायदा तौर पर सेमिनार्स करवाता है। आपकी नेटवर्किंग होती है, आप बहुत सारी चीजें वहां पे जाके लर्न करते हैं। फिर चैम्बर के अंदर दूसरे मुल्कों से जितने लोग आते हैं वो चैम्बर के थ्रू ही लोकल कम्युनिटी से आगे कनेक्ट होते हैं। सो चैम्बर इतना इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा होता है आपकी इन सारी चीजों के अंदर। ठीक है। सो आपने, एक इदारा है, उसको कहते हैं नेशनल टैरिफ कमीशन। नेशनल टैरिफ कमीशन जो है वो एक इदारा है कि आपने मिसाल के तौर पर, ये इदारा क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर कोई भी एक आइटम है, वो आइटम आपने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की है, नई आइटम बनाई है, आप उस आइटम को, वो आइटम बड़ी बड़ी ज़रूरी थी और बड़ा उसके अंदर यानी वो इंपोर्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा और उसकी इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा डॉलर जा रहे थे। आपने वो आइटम पाकिस्तान में बना ली और उसी क्वालिटी की अच्छी बनाई, आप उस आइटम को रजिस्टर्ड करवाते हैं नेशनल टैरिफ में। आप ये कहते हैं कि ये आइटम इंपोर्ट हो रही थी, हमने ये आइटम लोकल बना ली है। अब इस आइटम के ऊपर या तो आप जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दें, ताकि इंपोर्टर मजबूर हो कि जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप। अच्छा सॉरी, मैंने वीडियो का वो टाइम ही नहीं देखा, बिल्कुल लास्ट मिनट है, तो शायद ये बंद हो जाए, तो मैं दोबारा आपको लिंक जनरेट करके भेजता हूँ।